नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एनडीसी प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के बारे में हमने अध्ययन किया था। एक बार फिर हम जनसंख्या वृद्धि के जो घटक हैं या जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। एक है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 अंक से लेकर के 3 अंक के क्वेश्चन इनमें आ सकते हैं। जन्म दर की आपको परिभाषा पूछी जा सकती है, जन्म दर ज्ञात करने का आपको सूत्र भी पूछा जा सकता है। ऐसे मृत्यु दर की परिभाषा पूछी जा सकती है, मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र आपको पूछा जा सकता है। प्रवास है, प्रवास की परिभाषा पूछी जा सकती है, प्रवास के प्रकार पूछे जा सकते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य जनसंख्या वृद्धि से। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य किससे है? जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य जनसंख्या वृद्धि से है। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण होता है, जब जनसंख्या परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण होता है तो उसे हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि या जनसंख्या की अभिप्रेरित वृद्धि कहते हैं। तो उसे हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि या जनसंख्या की विप्रेरित वृद्धि कहते हैं। तो हमने उसमें देखा कि वास्तविक विप्रेरित वृद्धि जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस प्रवास, इन तीनों के कारण से होती है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर, वो अध्ययन करेंगे हम जन्म दर के बारे में। जन्म दर किससे कहते हैं? तो जन्म दर से तात्पर्य जन्म दर किससे कहते हैं? प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा, प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को, जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को, जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर किससे कहते हैं? प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा, प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को, जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो जन्म दर बराबर, जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र है अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र। अशोधित जन्म दर, तो इसका सूत्र है किसी वर्ष विशेष के मध्य जीवित बच्चों की संख्या, किसी वर्ष विशेष के मध्य जीवित बच्चों की संख्या किसी वर्ष विशेष के मध्य, किसी वर्ष विशेष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कितने में से निकाली जाती हैं? 1000 में से ज्ञात की जाती है। कितने में से ज्ञात की जाती हैं? 1000 में से ज्ञात की जाती है। तो जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र है किसी वर्ष विशेष के मध्य जीवित बच्चों की संख्या, किसी वर्ष विशेष के मध्य जीवित बच्चों की संख्या तथा किसी वर्ष विशेष के मध्य उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या, उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000, ये जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र है। इसके बाद में दूसरा प्रमुख घटक है वो है मृत्यु दर। दूसरा जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? मृत्यु दर। मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे,
प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, मरने वाले लोगों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु दर कहा जाता है। अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। अशोधित मृत्यु दर इसमें है, इसका सूत्र है अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष के मध्य, किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या अनुपात किसी वर्ष, किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष की अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000, यानी कि मृत्यु दर है प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र है, प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र है किसी वर्ष विशेष के मध्य, किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या। यहाँ पे किसी वर्ष विशेष के मध्य जीवित बच्चों की संख्या को ध्यान में दिया जाता है, और यहाँ पर किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या अनुपात किसी क्षेत्र विशेष की अनुमानित जनसंख्या, और उसको कितने से गुणा करना है? 1000 से गुणा करना है। तो हमें क्या प्राप्त होगी? तो हमें मृत्यु दर प्राप्त होगी। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। इनमें से पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। हमने जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में अध्ययन किया। जन्म दर किससे कहते हैं? एक बार फिर से देखेंगे। जन्म दर किससे कहते हैं? प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए, प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को, प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र है किसी वर्ष विशेष के मध्य जीवित बच्चों की संख्या। यहाँ पे हम जन्म दर की बात करेंगे। जन्म कौन लेते हैं? छोटे बच्चे लेते हैं। तो किसी वर्ष विशेष में मध्य जीवित बच्चों की संख्या बट्टा किसी वर्ष विशेष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, किसी वर्ष विशेष के मध्य उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या, उसको कितने से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगी? तो हमें अशोधित मृत्यु दर प्राप्त होगी। तो हमें क्या प्राप्त होगी? अशोधित मृत्यु दर प्राप्त होगी। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जनसंख्या परिवर्तन का दूसरा प्रमुख घटक है, वो है मृत्यु दर। जनसंख्या परिवर्तन का दूसरा प्रमुख घटक कौन सा है? मृत्यु दर है। मृत्यु दर की अगर हम बात करते हैं तो प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु दर कहा जाता है। अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र है किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या, यानी कि कोई भी वर्ष विशेष है, उस वर्ष विशेष में मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, अनुपात या बटा किसी क्षेत्र विशेष की अनुमानित जनसंख्या, उस क्षेत्र विशेष की अनुमानित जनसंख्या कितनी है उसको हम 1000 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? अशोधित मृत्यु दर प्राप्त होगा। कोई भी सूत्र, उस सूत्र की गणना में हम कितने में से कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप प्रति 1000 लिख रहे हैं तो उस सूत्र के आगे आपको प्रति 1000 ही लिखना है इंटू के अंदर। जैसे प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। तो किसी वर्ष विशेष के मध्य जीवित बच्चों की संख्या बट्टे किसी वर्ष विशेष के मध्य अनुमानित जनसंख्या उस क्षेत्र की, इसको अपने कितने से गुणा किया? 1000 से गुणा किया। तो उससे हम क्या प्राप्त करेंगे? अशोधित जन्म दर प्राप्त करेंगे। ऐसे ही मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र है
परिभाषा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु दर कहा जाता है। और अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र है, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र है किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या अनुपात किसी क्षेत्र विशेष की अनुमानित जनसंख्या। उस क्षेत्र विशेष की अनुमानित जनसंख्या कितनी है उसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अशोधित मृत्यु दर प्राप्त होगी। इस प्रकार ये जन्म दर और मृत्यु दर जो जनसंख्या परिवर्तन के दो महत्वपूर्ण घटक थे, पहला था जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। अब हम जनसंख्या परिवर्तन के तीसरे घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा घटक जो जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा प्रमुख घटक है वो है प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा प्रमुख घटक कौन सा है? तो जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा प्रमुख घटक है प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा प्रमुख घटक है प्रवास। प्रवास की अगर हम बात करते हैं तो प्रवास दो शब्दों से मिलकर बना है, पर धन वास। पर का मतलब होता है दूर या दूसरी तरफ, और वास का मतलब होता है निवास करना, यानी कि प्रवास वह वास होता है, यानी कि दूसरी तरफ जाकर निवास करना, दूसरी तरफ जाकर वास करना या निवास करना। यानी कि प्रवास भी एक ऐसी धारा है जो किसी भी स्थान की जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन लाती है। हमने जनसंख्या वृद्धि के धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। धनात्मक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा, धनात्मक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा कि जब जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस अप्रवास, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के साथ में अगर क्या होता है? अप्रवास होता है, यानी कि किसी दूसरे स्थान से लोग आकर किसी निश्चित स्थान पर रहते हैं तो उस स्थान पर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि होती है, जिस कारण उसे जनसंख्या की कैसी वृद्धि कहा जाता है? धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। हमने ऋणात्मक वृद्धि के बारे में भी अध्ययन किया था। ऋणात्मक वृद्धि है उसमें भी यही फॉर्मूला होता है, जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस उत्प्रवास, जन्म दर मृत्यु दर प्लस उत्प्रवास। उत्प्रवास से तात्पर्य होता है दूसरे स्थान की ओर जाना, उत्प्रवास से तात्पर्य है दूसरे स्थान की ओर जाना। इस प्रकार ये है उत्प्रवास, ये ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। हम यहाँ पे प्रवास के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवास। प्रवास से तात्पर्य आपको पता है कि दूसरी तरफ जाकर निवास करना प्रवास कहलाता है। प्रवास का मतलब होता है दूसरी तरफ गमन करना या दूसरे स्थान की ओर जाना। यहाँ पे प्रवास की परिभाषा करेंगे, जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्रवास किससे कहते हैं? जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब मानव अपनी आवश्यकताओं, जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जन्म उद्गम स्थान, उद्गम स्थान को कौन सा स्थान कहा जाता है? जन्म स्थान, उद्गम स्थान को छोड़कर, जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्गम यानी कि जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे यानी कि गंतव्य स्थान, किसी दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से निवास करने लगता है, स्थायी रूप से निवास करने लगता है, तो उसे प्रवास कहा जाता है। स्थायी रूप से निवास करने लगता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। प्रवास किसे कहते हैं? जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्गम स्थान यानी कि जन्म स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान यानी कि किसी दूसरे स्थान पर जाकर
स्थायी रूप से निवास करने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। प्रवास अनेक प्रकार का होता है, जिससे पहला प्रवास हो गया स्थानीय प्रवास की। अगर हम बात करते हैं स्थानीय प्रवास के बारे में बात करते हैं तो भारत में स्थानीय प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हैं? भारत में स्थानीय प्रवास की, यानी कि भारत में स्थानीय प्रवास की धाराएं, स्थानीय प्रवास की धाराएं। तो भारत में स्थानीय प्रवास की धाराएं हैं। पहली है गांव से गांव की ओर। सबसे पहले जो प्रवास होता है वो किससे किसकी ओर होता है? गांव से गांव की ओर होता है। दूसरा होता है गांव से नगर की ओर। पहला गांव से गांव की ओर, दूसरा गांव से नगर की ओर, तीसरा नगर से नगर की ओर। तीसरा नगर से नगर की ओर और चौथा है नगर से गांव की ओर। यानी कि मानव में भारत में स्थानीय प्रवास की जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं? गांव से गांव की ओर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम गांव से गांव की ओर, जैसे भारतीय जो लोग हैं उनके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में किया जाने वाला कार्य कौन सा है? कृषि है। पहले गांव के ज़्यादातर लोग मुख्य चौक में यानी कि गांव में रहते थे तथा कृषि कार्य करने के लिए गांव के अंदर ही अपने खेत में जाते थे। आजकल वो गांव से स्थायी रूप से उसी खेत में जाकर उन्होंने निवास कर लिया। तो यह निवास की प्रथम धारा है जो गांव से गांव की ओर थी। दूसरी प्रवास की धारा है वो है गांव से नगर की ओर। दूसरी प्रवास की धारा किधर से किधर की ओर है? गाँव से नगर की ओर। गाँव के जो व्यक्ति हैं वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति एवं रोजगार की प्राप्ति के लिए, गांव के लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति एवं रोजगार की प्राप्ति के लिए किस ओर प्रवास करते हैं? नगर की ओर प्रवास करते हैं। तो ये किसके कारण से होता है? ये रोजगार एवं उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, यानी कि रोजगार एवं उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो प्रवास की धारा है वो दूसरी है गांव से नगर की ओर। तीसरी जो धारा है वो है नगर से नगर की ओर। नगर से नगर की ओर यानी कि एक ही नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लोगों का प्रवास करना, नगर से नगर की ओर जो धारा है वो प्रवास की धारा है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली में कोई नई दिल्ली की उत्तर दिशा की ओर निवास कर रहा है और वो किसी गवर्नमेंट जॉब में या उसने कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपनी जो उत्तर में तो वो रह रहा है और दक्षिण की ओर स्थापित की है, तो वहाँ से आने जाने में अगर उसे कठिनाई होती है तो वह दिल्ली के उत्तरी भाग से अपना जो रहन सहन है वो वहाँ से छोड़ेगा और इसके विपरीत जो दक्षिण भाग है उसमें जाकर रहने लग जाएगा और वहाँ पर अपना व्यवसाय स्थायी रूप से संचालित करेगा। तो ऐसे प्रवास की धारा वो क्या कहलाती है? नगर से नगर। इसके बाद में अंतिम जो प्रवास की धारा है वो है नगर से गाँव की ओर। नगर से और गाँव की ओर जो प्रवास की धारा है इससे तात्पर्य है क्योंकि गांव के लोग नगर की ओर प्रवास करते हैं रोजगार एवं उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, तो फिर नगर वाले लोग गांव की ओर प्रवास किस लिए करेंगे? तो नगर वाले लोग गांव की ओर प्रवास करेंगे वो स्वच्छ एवं शांत सामाजिक वातावरण के लिए। किसके लिए करेंगे? स्वच्छ एवं शांत सामाजिक वातावरण के लिए। स्वच्छ एवं शांत सामाजिक वातावरण के लिए ये लोग किधर प्रवास करेंगे? ये नगर से गांव की ओर प्रवास से करेंगे। तो भारत में स्थानीय प्रवास की धाराएं वो चार हैं। एक गांव से गांव की ओर, दूसरी नगर से नगर की ओर, तीसरी नगर से नगर की ओर, चौथी नगर से गांव की ओर। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रवास के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो इस प्रवास के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रवास की परिभाषा आपको बताई थी कि जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्गम स्थान यानी कि जन्म स्थान को छोड़कर अगर गंतव्य स्थान किसी दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से निवास करता है तो उससे प्रवास कहा जाता है। प्रवास के प्रकारों की बात करते हैं तो पहला है राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? यानी जब एक ही राष्ट्र में एक स्थान से एक ही राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर किया गया प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर किया गया प्रवास क्या कहलाता है?
एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर किया गया प्रवास क्या कहलाता है? राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? एक ही राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक ही राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर किया गया प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर किया गया प्रवास क्या कहलाता है? राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास विश्व के एक देश से दूसरे देश के मध्य किया गया प्रवास। विश्व के एक देश से दूसरे देश के मध्य किया गया प्रवास। विश्व के एक देश से दूसरे देश के मध्य किया गया प्रवास, और विश्व के एक देश से दूसरे देश के मध्य किया गया प्रवास क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है, इस प्रवास में अगली जो प्रवास की परिभाषा वो है महाद्वीपीय प्रवास। महाद्वीपीय प्रवास किसे कहते हैं? एक ही महाद्वीप के एक देश से दूसरे देश में किया गया प्रवास, यानी कि एक ही महाद्वीप के एक देश से दूसरे देश में किया गया प्रवास है, वो महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि भारत के लोग हैं, भारत के लोगों के द्वारा दुबई, इराक, ईरान आदि में किया गया प्रवास। ये एक ही प्रवास है, क्योंकि ये सभी देश कौन से महाद्वीप के हैं? ये सभी देश एशिया महाद्वीप के हैं। ऐसी स्थिति में इन देशों के मध्य लोगों के द्वारा आपस में किया गया प्रवास है, वो कौन सा प्रवास कहलाएगा? वो महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। इसके बाद में है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास की अगर हम बात करते हैं तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के देशों के मध्य, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के देशों के मध्य किया गया प्रवास। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के देशों के मध्य किया गया प्रवास कौन सा प्रवास कहलाता है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास, जिससे भारतीय लोगों के द्वारा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका में किया गया प्रवास। तो यानी कि प्रवास की परिभाषाएं, राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? जब एक ही राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य जो प्रवास किया जाता है उसे राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। एक तरह से भारत में जो स्थानीय प्रवास की धाराएं आपको बताई गई हैं, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर, वो सभी जो प्रवास की धाराएं हैं वो राष्ट्रीय प्रवास के अंदर शामिल होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी कि विश्व के एक देश से दूसरे देश के मध्य किया गया प्रवास कौन सा प्रवास कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जैसे भारतीय लोगों के द्वारा इंग्लैंड में किया गया प्रवास, किसी कार्य की पूर्ति के लिए इंग्लैंड में किया गया प्रवास कौन सा प्रवास कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। ऐसे महाद्वीपीय प्रवास, महाद्वीपीय प्रवास किसे कहते हैं? कि विश्व के किसी एक ही महाद्वीप में एक देश से दूसरे देश के मध्य किया गया प्रवास क्या कहलाता है? महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। और महाद्वीपीय प्रवास की बात करते हैं तो महाद्वीपीय प्रवास जैसे भारत के लोगों के द्वारा प्रवास है वो दुबई, इराक, ईरान आदि में करना, ये सभी कौन से महाद्वीप के देश हैं? एशिया महाद्वीप के देश हैं, इसलिए से महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। अंतर महाद्वीपीय प्रवास यानी कि विश्व के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य के देशों के मध्य किया गया प्रवास है, वो अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। जैसे भारतीय लोग हैं, इनके द्वारा इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इन देशों में अगर किसी कार्य के लिए प्रवास किया जाता है तो इसे कौन सा प्रवास कहते हैं? तो इसे अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है।
इसके बाद में हम बात करेंगे प्रवास के संदर्भ में। तो प्रवास के संदर्भ में हम आज प्रवास एवं उत्प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्गम एवं गंतव्य स्थान के बारे में हम जान चुके हैं। उद्गम स्थान वह स्थान होता है जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है। प्रवास में उद्गम स्थान से तात्पर्य क्या है? प्रवास में उद्गम स्थान से तात्पर्य है वह स्थान जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है, और गंतव्य स्थान से तात्पर्य है वह स्थान जहाँ पर जाकर व्यक्ति के द्वारा स्थायी रूप से निवास किया जाता है प्रवास के दौरान। तो उसे कौन सा स्थान कहा जाता है? उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। तो उद्गम स्थान और दूसरा है गंतव्य स्थान। क्योंकि प्रवास के दौरान व्यक्ति के द्वारा अपना जो जन्म स्थान होता है उद्गम स्थान होता है। उद्गम स्थान को कौन सा स्थान कहा जाता है? जन्म स्थान, जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है या जहाँ व्यक्ति पहले निवास कर रहा होता है। पहले निवास कर रहा होता है। किससे पहले? प्रवास करने से पहले। जन्म स्थान, उद्गम स्थान से तात्पर्य जन्म स्थान है, पहले निवास कर रहा होता है। यहाँ से लोग दूसरे स्थान की ओर जाएंगे तो उसे उत्प्रवास कहा जाएगा। यानी कि उत्प्रवास हमेशा कहाँ से होता है? उद्गम स्थान से होता है। क्योंकि व्यक्ति है वो उद्गम स्थान को छोड़कर जाएंगे तब ही क्या करेंगे? तब ही वो क्या करेंगे? प्रवास करेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ से लोग छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे। कौन से स्थान पर जाएंगे? गंतव्य स्थान पर जाएंगे। तो उससे कौन सा वास कहा जाएगा? उत्प्रवास कहा जाएगा। यानी कि उद्गम स्थान को छोड़ना, उद्गम स्थान को छोड़ना, उद्गम स्थान को छोड़ना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान जहाँ पर व्यक्ति जाकर स्थायी रूप से निवास करते हैं, वहाँ पर व्यक्ति आकर निवास करता है। क्या करता है? आकर निवास करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रवास होता है उस प्रवास को अप्रवास कहा जाता है। उस प्रवास को क्या कहा जाता है? अप्रवास कहा जाता है। तो प्रवास में उद्गम स्थान एवं गंतव्य स्थान से तात्पर्य क्या है, या उत्प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास में व्यक्ति के द्वारा जब उद्गम स्थान को छोड़ा जाता है तो वह उस स्थान को छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? उत्प्रवास, यानी कि उद्गम स्थान को छोड़कर चले जाना। दूसरे स्थान, प्रवास में व्यक्ति गंतव्य स्थान पर जाकर स्थायी रूप से निवास करता है। कौन से स्थान पर जाकर? गंतव्य स्थान पर जाकर स्थायी रूप से निवास करता है। तो वहाँ पर उसे क्या आ जाता है? आकर निवास करना। गंतव्य स्थान पर जाकर व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करता है, उसे क्या कहा जाता है? आकर निवास करना, यानी कि अप्रवास। ऐसी स्थिति में उत्प्रवास एवं अप्रवास की क्रियाएं दोनों साथ में होती हैं। ऐसी स्थिति में उत्प्रवास एवं अप्रवास की क्रियाएं दोनों साथ में होते हैं, क्योंकि जब तक प्रवासी व्यक्ति उद्गम स्थान को नहीं छोड़ेगा तब तक उसका उत्प्रवास नहीं होगा, और जब तक प्रवासी व्यक्ति उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर नहीं चला जाएगा तो वहां पर अप्रवास कैसे होगा? ऐसी स्थिति में जैसे ही वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? अप्रवास, मान के वह व्यक्ति वहां पर आकर निवास करने लग जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? अप्रवास कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में उद्गम स्थान से होने वाला प्रवास उत्प्रवास कहलाता है, और गंतव्य स्थान पर होने वाला प्रवास क्या कहलाता है? अप्रवास कहलाता है। इसके बाद में है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रतिकर्ष कारक, एक है प्रतिकर्ष कारक, और दूसरा है अपकर्ष कारक। एक है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। एक प्रतिकर्ष कारक और दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक कौन से कारक होते हैं? वे कारक जो लोगों को उद्गम स्थान छोड़ने के लिए, वे कारक जो लोगों को उद्गम स्थान
छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, उद्गम स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, उद्गम स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। उन्हें कौन से कारक कहा जाता है? उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? वे कारक जो मनुष्य को रहने के लिए वे कारक जो मनुष्य को रहने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे कारक जो मनुष्य को रहने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें अपकर्ष कारक कहा जाता है। उन्हें कौन से कारक कहा जाता है? अपकर्ष कारक कहा जाता है। यानी कि प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक प्रतिकर्ष कारक है और दूसरा अपकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष कारक की बात करते हैं तो प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो लोगों को उद्गम स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ ऐसे कारक या ऐसे कार्य या ऐसी स्थितियां जो मानव को अपना जन्म स्थान या उद्गम स्थान छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें कैसे कारक कहा जाता है? उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। ऐसे ही वे कारक जो मनुष्य को रहने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे कारक जो मनुष्य को रहने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे कारक जो मनुष्य को रहने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें कौन से कारक कहा जाता है? उन्हें अपकर्ष कारक कहा जाता है। जैसे अब वे कारक जो लोगों को उद्गम स्थान छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ये प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? पहला है, जैसे 1 नंबर पे है अशांत सामाजिक वातावरण। अशांत सामाजिक वातावरण। दूसरा है उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। तीसरा है रहन सहन के निम्न स्तर, रहन सहन के निम्न स्तर। चौथा है रोजगार के अवसरों में कमी, रोजगार के अवसरों में कमी। पांचवा है प्रतिकूल जलवायु। छठवां है समाज में स्त्रियों की निम्न दशा। तो ये 6 प्रमुख कारक हैं जो प्रतिकर्ष कारक हैं, जो व्यक्तियों को उद्गम स्थान छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पहला प्रमुख कारक है अशांत सामाजिक वातावरण। पहला प्रमुख कारण क्या है? पहला प्रमुख कारण है अशांत सामाजिक वातावरण। दूसरा है उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं में कमी। तीसरा है रहन सहन के निम्न स्तर। चौथा है रोजगार के अवसरों में कमी। पांचवा है प्रतिकूल जलवायु और छठवां है समाज में स्त्रियों की निम्न दशा। अगर हमको प्रतिकर्ष कारक मालूम है तो अपकर्ष कारक हमें आसानी से याद हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कारक हैं इनका अपोजिट हमें अपकर्ष कारक में है, क्योंकि इन चीज़ों की कमी है। जिन क्षेत्रों में इन चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी, ये चीज़ें, ये जो विशेषताएं हैं, ये जो आवश्यकताएं हैं, हमें जिन स्थानों पर प्राप्त हो जाएंगी, हम वहाँ पर जाकर निवास करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे लिए वो कैसे कारक होंगे? अपकर्ष कारक होंगे। अब वे कारक जो मनुष्य को रहने के लिए अपने और आकर्षित करते हैं, उन्हें कौन से कारक कहा जाता है? उन्हें अपकर्ष कारक कहा जाता है। और अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं? पहला है शांत व सामाजिक वातावरण। शांत व सामाजिक वातावरण पहला कौन सा है? शांत व सामाजिक वातावरण। दूसरा है उच्च शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं की, उच्च शिक्षा व चिकित्सा सुविधाएं, उच्च शिक्षा व चिकित्सा सुविधाएं। तीसरा है रहन सहन के उच्च स्तर, रहन सहन
के उच्च स्तर, तीसरा है रहन सहन के उच्च स्तर, चौथा है रोजगार के अवसरों की प्राप्ति, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति। पांचवा है अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु। और छठवा है समाज में स्त्रियों की उच्च दशा, समाज में स्त्रियों की उच्च दशा। तो इस प्रकार ये प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। प्रवास के प्रभावित करने वाले कारकों को हमने दो भागों में बांटा है, एक प्रतिकर्ष कारक और दूसरे अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक वे कारक हैं जो लोगों को उद्गम स्थान या जन्म स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जो लोगों को उद्गम स्थान या जन्म स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है अशांत सामाजिक वातावरण, दूसरा है उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी, तीसरा है रहन सहन के निम्न स्तर, चौथा है रोजगार के अवसरों की कमी, पांचवा है प्रतिकूल जलवायु और छठवा है समाज में स्त्रियों की निम्न दशाएं। प्रवास के अपकर्ष कारकों की अपकर्ष से तात्पर्य है अपनी ओर आकर्षित करना। तो प्रवास में वे कारक जो मनुष्य को रहने के लिए यानी कि लोगों को निवास करने के लिए अपने ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे कारकों को कौन से कारक कहा जाता है? ऐसे कारकों को अपकर्ष कारक कहा जाता है। जैसे शांत एवं सामाजिक वातावरण, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं की प्राप्ति, रहन सहन के उच्च स्तर, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति, अनुकूल जलवायु, समाज में स्त्रियों की उच्च दशाएं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शांत एवं सामाजिक वातावरण। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्षेत्र जहाँ का वातावरण शांत एवं सामाजिक रहता है वहाँ पर व्यक्ति सही तरीके से रहना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत की बात करते हैं तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, खासकर से जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ हैं वो लगातार संचालित होती रहती हैं। भारत पाक सीमा के सारे आतंकी गतिविधियां घटित होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ का वातावरण शांत एवं सामाजिक नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। इसके बजाय भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझते हैं उन क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं। उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी या प्राप्ति, यानी कि लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवास किया जाता है प्रमुख रूप से वो अच्छी सुविधाओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उच्च शिक्षा और उच्च चिकित्सा सुविधाओं की प्राप्ति वाले क्षेत्रों के अंदर लोग अधिक मात्रा में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में लगातार बढ़ती जो साक्षरता स्तर में जो वृद्धि है, इस साक्षरता स्तर में वृद्धि के चलते रहन सहन के उच्च स्तर का होना भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में रहन सहन के उच्च स्तर जिन क्षेत्रों में है वहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं, बजाय उन क्षेत्रों की तुलना में जहाँ पर लोगों के रहन सहन के स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, इसके अलावा प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो अपनी ओर आकर्षित करता है रोजगार की उपलब्धता, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अर्थ की प्राप्ति के लिए, पैसों की प्राप्ति के लिए रोजगार करना चाहता है। ऐसी स्थिति में रोजगार है ये भी प्रवास को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। प्रतिकूल जलवायु और अनुकूल जलवायु, तो प्रतिकूल जलवायु वाले वो क्षेत्र हैं जो मानव के लिए असहनीय जलवायु होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। इसके अलावा अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति अधिक निवास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि थार के मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में गर्मियों में जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चला जाता है, सर्दियों में तापमान माइनस में भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में मरुस्थलीय परिस्थिति होने के कारण भारत के थार के मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या कम निवास करती है। इसके विपरीत हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं या प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं जहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण, जिस कारण वहाँ पर अनुकूल जलवायु होने के कारण जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा समाज में स्त्रियों की जो उच्च दशा है, समाज में स्त्रियों को जो प्राप्त हैं, जो भी उनके अधिकार हैं अगर वो अधिक से अधिक प्रदान किए जाते हैं, तो ये सभी ऐसे कारक हैं जो प्रवास को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अपने इस कक्षा के अंदर जनसंख्या परिवर्तन के जो प्रमुख घटक हैं, जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, इनके बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तथा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से रोका जा सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ये जो NDC EDU जो प्लेटफॉर्म है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।